Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, guys, this is a crucial video for CA Foundation students at this moment of time, sir. Yes, sir. You have heard it correct, sir. ये वीडियो आपको लॉ का प्रेजेंटेशन बताने के लिए है because majority of the students face same problem, sir. बताएं, सर, क्या लिखे, कैसे लिखे, कितना लिखे, सर. What is the correct method of presentation? So here is a video for you guys that will tell you everything about the correct and fair presentation. So that will enhance your marks up to 15%. So don't dare to miss this video because it will tell you all the pros and cons, all the advantages, disadvantages of good and bad presentation. So here we are. Without wasting further time, let's started दोस्तों. शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो सर. द मोस्ट क्रूशियल वन. आइए देखते हैं सर. सब पहला प्रेजेंटेशन टिप क्या लिखा हुआ है सर. यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन वीडियोस का सर. दिस लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल. अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है सर. सबसे पहला, बहुत फोकस से और ध्यान से सर. सर पहला है मेंशन द आंसर नंबर इन मिडल ऑफ द शीट. एक चीज ध्यान से और गौर से अब जरा नोटिस कीजिए सर. सर ये आपकी शीट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, फ्रंट शीट बैक शीट. अब देखिए ये शीट है और मैं लिखना शुरू कर रहा हूं ब्लैक पेन से. और क्या कर रहा हूं सर, बोला मेंशन आंसर नंबर इन सेंटर. सेंटर से आंसर नंबर 1 का ए. ठीक है सर. और उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन. तो आंसर नंबर अब हमेशा आप सेंटर ऑफ द शीट में लिखेंगे, बढ़िया से सेंटर में, रादर देन लेफ्ट साइड अलाइनमेंट. लेफ्ट साइड नहीं लिखेंगे सर, लेफ्ट साइड नहीं लिखेंगे सर. कहां लिखेंगे सर, राइट साइड लिखेंगे. व्हाई? क्योंकि व्हेन यू टाई योर शीट, अगर आंसर नंबर छिप गया तो सर एग्जामिनर विल नॉट कंसिडर दैट आंसर, यू विल लूज मार्क्स. पक्की बात सर. चलिए ठीक है. तो आज के बाद आंसर नंबर कहां रहेगा सर, सेंटर. अब मैं आपको एक सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट बताने वाला हूं सर. जितना ज्यादा आप एग्जामिनर को रेडी टू ईट देने वाले हैं, उतने ज्यादा वो आपको नंबर देने वाला है सर. जितना आप उसकी आसानी को बढ़ाने वाले हैं, उतना ज्यादा वो आपको नंबर देने वाला है. और जितना आप उसकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, उतना ही वो आपके नंबर काटने वाला है. सुनिए ध्यान से. सब फॉर एग्जाम्पल आपने पार्ट 1 लिखा, बढ़िया से लिखा, पार्ट 1 खत्म हो गया आपका. सर पार्ट 1 खत्म होने के बाद जब आप पार्ट बी शुरू करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, दे जस्ट प्लेस बी और शुरू कर देते हैं. सर दिस इज द रॉन्ग वन. ये गलत है सर. सर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी आपका एक पार्ट खत्म होगा, यू हैव टू प्लेस अ स्मॉल लाइन बिटवीन इट टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन. एक डिविजन क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटा लाइन प्लेस करना पड़ेगा. ठीक है सर. इसका मतलब ये हुआ कि यू आर मेंशनिंग योर आंसर फ्रॉम द क्या, ब्लैक पेन. आपने सेंटर ऑफ द शीट में अंडरलाइन किया, उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना शुरू किया. और जैसे ही सर आपका 1 का ए खत्म हुआ, यू हैव टू प्लेस अ स्मॉल लाइन. और उसके बाद आप फिर बोल्ड एंड ब्यूटिफुल दोबारा से आंसर नंबर 1 का बी शुरू करेंगे सर, लिखना शुरू करेंगे. यहां से आपको पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है. व्हेनेवर देयर विल बी एन इंटरनल पार्ट, ए खत्म हुआ, बी शुरू हुआ, बी खत्म हुआ, सी शुरू हुआ, सी खत्म हुआ, डी शुरू हुआ, तो आपको पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है. बस आप एक छोटा सा लाइन प्लेस कीजिए, ये बताने के लिए एग्जामिनर को कि सर मेरा 1 का ए खत्म हो गया है, नाउ आई एम स्टार्टिंग 1 का बी. और जब आपका आंसर नंबर 1 का सी खत्म हो गया मान लेते हैं, और आंसर नंबर 1 का सी के बाद सीधा सेकंड शुरू हो रहा है, तो यहां पे लाइन प्लेस करने की जरूरत नहीं है सर. अब आप सीधा पेज को चेंज कीजिए. सीधा पेज को क्या करिए, चेंज. मतलब जब इंटरनल पार्ट्स आप स्विच कर रहे हो, तो उस केस में जनाब आपको बीच में एक लाइन प्लेस करना है. और जब इंटरनल पार्ट सारे खत्म हो गए हैं और उसके बाद आप अगला आंसर शुरू कर रहे हैं सर, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको सर, उस केस में आपको पेज चेंज करना पड़ेगा सर. जितना ज्यादा एग्जामिनर की कन्वीनियंस को बढ़ाएंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स का उतना ही ध्यान रखेगा और मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा सर.
So here we are with the first presentation tip कि mention the answer number in middle, that is center of the sheet rather than left side alignment. ये बात समझ में आई सर? पक्का से सर. उसके बाद जितना भी आपके आंसर में न्यूमेरिक पोर्शन होगा 15 डेज 30 डेज या फॉर्म नंबर होगा या सेक्शन होगा, उसको क्या करेंगे हमेशा? अंडरलाइन. सो व्हेन इट्स अबाउट न्यूमेरिक पोर्शन, इसमें क्या क्या आएगा सर? सर इसमें आएगा सेक्शन, सेक्शन को अंडरलाइन करेंगे सर. सर इसमें आएगा सर आपका डेज, इसमें आएगा आपका फॉर्म नंबर सर. सर ये सारी चीजें आप क्या करके आएंगे सर? अंडरलाइन. तो जितना भी न्यूमेरिक पोर्शन लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 18%, 12%, सर 15%, जो भी जहां भी लिखा हुआ है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट. तो आंसर नंबर सेंटर में लिखेंगे रादर देन लेफ्ट साइड अलाइनमेंट. उसके अलावा सर आपका जितना भी न्यूमेरिक पोर्शन होगा उसको क्या करेंगे सर? अंडरलाइन करेंगे. और फिर अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इन लॉ अलोंग विद द क्या? थ्योरी एंड फ्लो चार्ट. भैया लोग जितना भी क्वेश्चन आएगा टोटल मिला के, से फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन आया, पहला कंपल्सरी, बाकी 5 में से 4 करना है सर. और हर एक में इंटरनल सेगमेंट्स होंगे सर. हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा. इंटरनली मतलब 5-5 नंबर के 4 आ सकते हैं, 4-6 ऐसा आ सकता है सर. 4-4 नंबर का 5 आ सकता है सर. तो हर क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट्स होंगे सर. तो कोई भी 2 पार्ट्स, कोई भी 2 पूरे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स आ रहे हैं, कोई भी 2 पार्ट्स जो होंगे सर वो आपको सॉल्व करने हैं. वो आपको क्या करने हैं सर? सॉल्व करने हैं along with थ्योरी एंड फ्लो चार्ट. थ्योरी प्लस क्या? फ्लो चार्ट के साथ सर. फ्लो चार्ट बोले तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ सर. जैसे कि फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ कंपनी ले लिया आपने, एलएलपी के फीचर्स ले लिया, एडवांटेजेस ले लिया. अब आपने एडवांटेजेस लिख दिए और एलएलपी बीच में बना के और एक बार यूं करके एडवांटेजेस दिखा दिए. तो कोई भी 2 आंसर्स आपने थ्योरी के साथ किसके साथ अटेम्प्ट करने हैं सर? फ्लो चार्ट. थ्योरी तो लिखनी ही है, साथ में कोई 2 पार्ट्स हैव टू बी अटेम्प्टेड along with the flow chart sir. This will pose a very good impression on the examiner. These are guidelines issued by ICI. तो ये ध्यान रखना सर आप. तो पहला हमारे पास सेंटर में हो गया आंसर नंबर. दूसरा मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिक पोर्शन को अंडरलाइन करेंगे. तीसरा क्या सर? तीसरा मैंने आपको बता दिया सर कोई 2 पार्ट्स, कोई 2 पार्ट्स क्वेश्चन में आप लोग थ्योरी प्लस क्या बनाएंगे सर? फ्लो चार्ट सर. बहुत अच्छी बात है सर. अब इसके बाद अगला क्या बोलता है सर? ड्रॉ अ लाइन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आंसर. बेसिकली क्या सर? आंसर की बात कर रहा है सर. जब आप आंसर का एक नया पार्ट शुरू करेंगे तो लाइन ड्रॉ कीजिए, और अगर आप एक नया आंसर शुरू कर रहे हैं सर तो आप पेज स्विच कर लीजिए. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू क्वेश्चन चेंज द क्या? पेज. अगर क्वेश्चन का इंटरनल पार्ट है तो उसी पेज पर लिखिए, लेकिन डायरेक्ट ड्रॉ कीजिए टू क्रिएट अ डिवीजन दैट एग्जामिनर सर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट. प्लीज ध्यान दीजिए. और मैं पूरा लिखा आंसर नंबर 1 का, ये आंसर नंबर 1 का भी मैं आपके लिए कन्वीनियंस दे रहा हूं, आप मुझे कन्वीनियंस दीजिए सर. सो जब इंटरनल पार्ट है तो आप लाइन डालिए, और जब नया क्वेश्चन है तो आप पेज चेंज कर लीजिए सर. ठीक है. उसके बाद जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडीज के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब भी आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, अवॉइड फ्रेमिंग लॉन्ग पैराग्राफ सर. बड़े पैराग्राफ कीचड़ मत मचाइए पेपर में सर. सब कुछ घुमा मत दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट गायब हो जाएंगे उस बड़े पैराग्राफ में. दे विल गेट फेड अवे, दे विल बी वैनिश्ड. तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आप ध्यान दीजिए सर कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप बड़े पैराग्राफ्स की जगह पॉइंटर्स में डालिए. 3-3, 4-4 लाइन का एक पॉइंट ज्यादा से ज्यादा. लीव अ लाइन गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स और बढ़िया से उसको प्रेजेंट कीजिए सर. से अल्ट्रा वायरस आ गया एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आ गया. तो अल्ट्रा वायरस को लिखिए. आपने अल्ट्रा वायरस 8 लाइन में लिखना है, तो कोशिश कीजिए 4 लाइन, देन क्रिएट अ गैप. अगला लिख दीजिए अल्ट्रा वायरस, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस का हेडिंग डालिए बढ़िया से, और 1 2 3 4 5 कॉन्सिक्वेंसेस पॉइंटर्स में लिखिए. एग्जामिनर विल बी वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि उसके पास लॉजिकली वे में, सिस्टमैटिक वे में सारा पेपर अरेंज्ड है. और जब उसके पास सारा पेपर अरेंज्ड है सर, तो वो आपको मार्क्स देने से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज आपने उसका ध्यान रखा. ठीक है सर, उसको इरिटेट नहीं किया सर. उसके अलावा देखिए ध्यान से सर, बोल रहा है सर जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करेंगे, कोशिश कीजिए कि आप सेक्शन मेंशन कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उसमें सेक्शन मेंशन
कीजिए। जैसे कि कोई भी आंसर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो से फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन आया तो यू विल मेंशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और जब भी आप सेक्शन 7 लिखोगे या कोई भी सेक्शन लिखोगे उसको अंडरलाइन करोगे। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और आंसर लिखना शुरू करो। सर अगर मेरे पास पार्टनरशिप एक्ट में 24 पे आया तो मैं ऐसे लिखना शुरू करूंगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही लिखना है। लेकिन अगर आपको सेक्शन में जरा सी भी कंफ्यूजन है तो रिस्क ना ले, सीधा लिख दे एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 व्हाट एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, as per the relevant provisions of the Sale of Goods Act 1930, as per the relevant provisions of the Companies Act 2013, Negotiable Instruments Act 1881। सिंपल है, सेक्शन पता है तो ठीक है, बट डोंट टेक अ रिस्क। नहीं पता तो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर का नाम, बस दैट्स इट। अच्छा, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आज के सिनेरियो में पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट को देखा जाए तो ज्यादातर क्या आता है, केस स्टडीज। लगभग 60 नंबर का पेपर और उससे ज्यादा नंबर का पेपर आता है केस स्टडीज में। तो हियर वी आर सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आइए जरा देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है सर। लिखा है सर, आइए, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू क्या अटेम्प्ट अ केस स्टडी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ टू अटेम्प्ट अ क्या केस स्टडी और एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ टू अटेम्प्ट अ केस स्टडी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक केस स्टडी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, आइए जरा ध्यान से सुन लेते हैं। सर देखिए सर जब भी कोई केस स्टडी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ खड़ा होता है सर, आपको अक्सर आंसर पता होता है सर, बट इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स, इन ऑर्डर टू गेट ग्रेसफुल गुड मार्क्स सर, उस केस में देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। अगर आप प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हो, उसको अलाइन करते हो, तो एग्जामिनर विल गिव यू 4.5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, राइट सर, और 5 आउट ऑफ 5। देखिए क्या लिखा है सर। बोलता है सर ऑलवेज अटेम्प्ट, बस एक रूल याद रखना, क्या, ऑलवेज अटेम्प्ट अ केस स्टडी, ऑलवेज अटेम्प्ट अ केस स्टडी, ऑलवेज अटेम्प्ट अ क्या केस स्टडी in 3 paragraphs, in 3 paragraphs। सर जी केस स्टडी को 3 पैराग्राफ्स में अटेम्प्ट कीजिए सर। अब इसमें एक और ट्विस्ट भी बताऊंगा मैं, लेकिन ध्यान से सुनिए सर। 3 पैराग्राफ्स में सबसे पहला पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे सर? सर सबसे पहला पैराग्राफ को शुरू करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन दिस ऑफ जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन है, से कॉन्ट्रैक्ट का है और सेक्शन आया 10, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन आया माइनर के ऊपर। किसके ऊपर आया सर? माइनर के ऊपर। सेक्शन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर के बारे में लिखना शुरू कीजिए। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है क्या, एक्सप्लेन द प्रोविजंस, एक्सप्लेन द क्या प्रोविजंस, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड, ऑन विच द क्या क्वेश्चन इज बेस्ड। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड। सर जी वो प्रोविजंस को एक्सप्लेन कीजिए जिसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है सर। तो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑन विच द क्वेश्चन इज क्या बेस्ड। सर माइनर के ऊपर आया है, माइनर के किस पॉइंट के ऊपर आया है, एक्सप्लेन दैट। अगर नेसेसरीज के ऊपर आया, एक्सप्लेन द नेसेसरीज सर। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है, एक्सप्लेन दैट पॉइंट। मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है सर। तो बेसिकली सर जिस भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन क्लिक कर रहा है, आप विदाउट मेंशनिंग द कंक्लूजन वैलिड है, वॉइड है, सही है, गलत है, बिना उसको मेंशन किए फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द क्या प्रोविजंस ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड। आपको प्रोविजंस डिफाइन करने हैं जिन प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, बेस। से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लॉ में क्वेश्चन आ जाता है इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन इंडोर मैनेजमेंट, द एंटायर इंडोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन पैराग्राफ 1। सर एक कंपनी थी, उसमें डायरेक्टर्स ने क्या किया, सर आर्टिकल्स में लिखा था कि डायरेक्टर्स
10,000 रुपए से ऊपर लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें जनरल मीटिंग में अप्रूवल होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स ने 10,000 से ऊपर का लोन ले लिया और बाद में बोलते हैं कि हमने तो मेंबर्स से अप्रूवल ही नहीं लिया था। बाद में बोलते हैं हमने मेंबर्स से अप्रूवल नहीं लिया था, हम तेरा पैसा वापस नहीं करेंगे, लोन वैलिड नहीं होगा। सो दिस इज इंडोर मैनेजमेंट, पैसा वापस होगा, लेकिन कंक्लूड हम करेंगे आगे जाके। फर्स्ट पैराग्राफ में वी हैव टू डिफाइन वो वाला पॉइंट इंडोर मैनेजमेंट जिसके ऊपर ये क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन क्या था, टिका हुआ था सर। So examiner eyes will be on your first paragraph, क्या, searching for the provisions। ठीक है सर। जैसे ही पहला पैराग्राफ खत्म हुआ, लीव अ लाइन गैप, एक लाइन का गैप, और सेकंड में क्या करते हैं हम, फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या करते हैं सर, फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में कुछ नहीं है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन को आपने समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन हैव टू बी एक्सप्लेन्ड इन समराइज फॉर्म। एक समरी फॉर्म में उसको क्या कर देंगे सर, एक्सप्लेन कर देंगे सिंपल टर्म्स में सर। और हम बताएंगे, क्या बताएंगे सर, सीधा सीधा बताएंगे सर, इन दिस क्वेश्चन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी हैव रेज्ड द लोन व्हिच इज बियॉन्ड द क्या, बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। दे हैव नॉट टेकन द अप्रूवल बट स्टिल रेज्ड द लोन। खत्म, जितना छोटा हो सकता है करके खत्म कीजिए सर। और जब आपने ये बता दिया, फिर फाइनल लास्ट पैराग्राफ इज द मोस्ट क्रूशियल वन, जिसका हेडिंग होता है क्या, कंक्लूजन सर। सर क्या हम हेडिंग डाल सकते हैं सर, थर्ड पैराग्राफ की हेडिंग डाल सकते हैं बस। पहले वाले में सीधा शुरू करें, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दिस गिवन केस, इन दिस गिवन सिनेरियो क्या दिया हुआ है, इन दिस गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो लिखना शुरू कर दे सर। ठीक है सर। और लास्ट वाले पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हो क्या, कंक्लूजन। और शुरू कैसे करोगे, इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, इन द लाइट ऑफ क्या, अबव डिस्कशन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट, वी कैन फाइनली conclude that, in the light of above discussion we can finally conclude that the contention of the board of directors is not valid and they are liable to give the money back, or company is liable to repay the same, as the investor is not liable to inquire in the internal management। सीधी बात। इसका मतलब सर, जब भी कोई केस स्टडी आएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट केस स्टडी, यू हैव टू आंसर दैट केस स्टडी इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। पहला पैराग्राफ आपको जो बोल रहा है, वो बोल रहा है सर प्रोविजंस के बारे में, दूसरा पैराग्राफ आपसे बात कर रहा है फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में, और तीसरा पैराग्राफ आपसे बात कर रहा है कंक्लूजन के बारे में। तो पहला पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है सर, प्रोविजंस के बारे में, दूसरा पैराग्राफ आपसे बात कर रहा है फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में, और तीसरा पैराग्राफ आपसे बात कर रहा है कंक्लूजन के बारे में। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है सर? 100% सर, वी आर गेटिंग इट। बिल्कुल 3 पैराग्राफ्स में आंसर करेंगे सर, एक प्रोविजन, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस और तीसरा कंक्लूजन। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा एक बार, सर एक बात बताइए सर, अगर ये केस स्टडी 3 नंबर का हुआ तो मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं उसको बोला तो सेकंड पैराग्राफ को उड़ा सकता है, फैक्ट्स ऑफ द केस को। अगर ये 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो तीनों पैराग्राफ लिखो। 3 नंबर में आती है केस स्टडी तो सीधा फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन, दैट्स इट। फैक्ट्स ऑफ द केस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम बच जाएगा। और वैसे भी मुझे इतना बड़ा लेंथ का आंसर 3 नंबर में नहीं चाहिए। वी गॉट इट? तो अगर 3 नंबर का कोई केस स्टडी आता है तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस को इग्नोर कर सकते हैं सर। पक्का? चलिए ठीक है, डन, करेक्ट है सर। तो केस स्टडीज का आंसर जब भी करेंगे आप कितने पैराग्राफ्स में करेंगे सर? 3 पैराग्राफ्स में करेंगे। ऑलवेज अटेम्प्ट अ केस स्टडी इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स सर। ठीक है, उसके बाद सर अगला एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना सर। आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 5। पहला वाला कंपल्सरी होगा और बाकी 5 में से कोई 4। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिला, लगभग कितना टाइम मिला सर? सर जी अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग हर क्वेश्चन के लिए आपको मिला 36 मिनट। तो योर वॉच शुड बी प्लेस्ड ऑन योर बेंच, नॉट इन द हैंड्स, बेंच। कांस्टेंट नजर रहेगी, लिखते रहेंगे और जितना फास्ट लिख सकते लिखते रहेंगे। बट एक नजर डालेंगे 15-20 मिनट में कि अगर 20 मिनट में मेरा अभी तक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स हैं, अभी 20 मिनट में टोटल 36 मिनट है और 20 मिनट में मेरा अभी सेकेंड पार्ट ही चल रहा है, खत्म होने वाला है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो आई एम लेट। अगले 2 पार्ट्स का लेंथ को छोटा करके खत्म करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा लेकिन पूरा करना पड़ेगा, ताकि 37वें मिनट में मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन मेरे हाथ में हो सर। वरना प्रॉब्लम विल बी देयर कि पहले 1.5 घंटे में हम बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं और बाकी के 1.5 घंटे में हम एकदम हरी में रहते हैं। और क्या रहता है सर उस केस में? सर उस केस में हमारा नुकसान ये होता है
कि हमारी हैंड राइटिंग भी थोड़ी बिगड़ जाती है और पेपर भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि शुरू से प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, शुरू से अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है और टाइम को मैनेज करना है। ऑलवेज डिवाइड योर टाइम एट द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर। स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम में अपने टाइम को क्या कर ले सर, डिवाइड कर ले इक्वल पोर्शंस में, और 36 मिनट में मेरे को इंश्योर करना है कि मेरा पहला क्वेश्चन खत्म और सेकंड, वैसे ही सेकंड खत्म और थर्ड। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रेजेंटेशन टिप्स को मैं फॉलो करूंगा तो क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे? 200% बढ़ेंगे दोस्तों, 200%। 15 to 20 मार्क्स आप बढ़ा लीजिए घर से। और एक और खास बात जो इसमें भी नहीं है वो भी मैं बता देता हूं, कोशिश कीजिएगा जब आपको केस लॉ का नाम पता है तो आप कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में केस लॉ का भी नाम लिखिए। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द benefit of ultra virus या benefit of indoor management will be given to the investor same as in the case of this Royal British Bank versus Tokens। तो इसका मतलब आपको अगर केस लॉ पता है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, चेन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है, तो जो भी केस लॉ आपको पता है सर, जहां जहां आपको पता है केस लॉस, थर्ड पैराग्राफ में कोट करके चलिए। कैसे? आंसर लिखने के बाद सेम एज इन द केस ऑफ दिस, और जब वो केस लॉ का नाम लिखेंगे उसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए सर, जब भी आपका आंसर होगा जो भी वैलिड, वॉइड, सर्टेन, अनसर्टेन, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब अंडरलाइन होना चाहिए सर। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। जहां भी लिखा कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड उसको अंडरलाइन कर दीजिए बस। एग्जामिनर को ऐसा पेपर देना है दैट विल बी अ ड्रीम पेपर फॉर द एग्जामिनर, और वो आपको ड्रीम मार्क्स देगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस topic video. Hope you liked the video and it will help you a lot in your exams. For more and more informative video, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों।